नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच देश की बहुत सी बड़ी खबरें दब गई, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जस्टिस यशवंत वर्मा केस जिसने न्याय व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। लेकिन अभी हाल ही में इस केस में नया अपडेट आ गया है, या यूं कहें तो रिपोर्ट आ गया है, जिसमें 3 जस्टिस की पैनल को बैठाया गया था इन हाउस इंक्वायरी के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ साफ जस्टिस यशवंत वर्मा को कहा है, इस्तीफा दे दो, रिटायरमेंट ले लो, अदरवाइज महाभियोग इम्पीचमेंट झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल जरूर खत्म हो गया है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ इस्तीफा देने से यहाँ पे इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मामला और अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसीलिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ने जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को फॉरवर्ड कर दी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को विस्तार से समझ पाए। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कहानी की शुरुआत होती है आग और रहस्यमय नोट से। 14 मार्च 2025 की रात होली का रंगीन माहौल था। दिल्ली की लुटियंस जोन्स में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अचानक आग लगने की खबर आई। दमकल कर्मियों ने 15 मिनट में ही आग में काबू पा लिया, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आग की लपटों के बीच छिपा एक ऐसा रहस्य, अधजले नोटों की गड्डियां, और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। हर नया अपडेट इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लाता गया। लगभग 1.5-2 महीने तक लगातार यही चलता रहा और हर ट्विस्ट के साथ सच्चाई का इंतजार और बढ़ता गया कि आखिर ये जले गए नोट, जिसमें बताया गया कि 15 करोड़ के आसपास नोट थे, आखिर ये किसकी है। इस पे देखा जाए तो आरोप और जस्टिस वर्मा का जवाब। जैसे ही केस बरामदी की यहाँ की खबर फैली, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन आरोपों को सीधे खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे अपने जवाब में कहा, मुझे कभी भी जले हुए नोटों की बोरियां या सौंपी नहीं गई या फिर दिखाई नहीं गई। इसके अलावा स्टोर रूम का मलबा इनके द्वारा बोला गया कि अभी भी मेरे आवास में मौजूद है। जस्टिस वर्मा ने यह भी बताया कि उस रात वह दिल्ली से बाहर थे और इसीलिए इस घटना से उनका कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। उसके बाद फिर शुरू होता है तबादला और इलाहाबाद हाई कोर्ट का विरोध, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का विरोध। 20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कर दी, जिसमें देखा जाए तो केंद्र सरकार ने 28 मार्च को मंजूरी भी दे दी थी। 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली, लेकिन वहां के बार एसोसिएशन ने उनका तीखा विरोध किया। वकीलों ने हड़ताल किया, नारे लगाए और उनके द्वारा बोला गया कि ऐसे जज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ बोला भी गया था कि इलाहाबाद कोई कचरे का डब्बा नहीं है। इस तरह के आरोपों में घिरे जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। बाद में बार एसोसिएशन को समझाया गया कि जांच रिपोर्ट के आने तक ठीक है हड़ताल को स्थगित करे, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे उस समय बहुत सारे लोगों के द्वारा FIR की यहाँ पे मांग कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं भी दायर की गई कि जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई। काफ़ी लंबा चौड़ा ठीक है इसमें प्रोसेस हमें देखने के लिए मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी ही याचिकाओं को रिफ्यूज कर दिया गया। उसमें हवाला दिया गया कि 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीरा रामास्वामी केस के अनुसार किसी सिटिंग जज के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CJI की मंजूरी यहाँ पे लेना जरूरी है। अब इसमें देखा जाए तो मामला इतना तूल पकड़ लिया, पूरे मतलब देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन शुरू हो गया, जांच शुरू हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च 2025 को 3 जजों की एक समिति गठित की। इस में मामले में देखा जाए तो फैक्टिंग क्या यहाँ पे ठीक है जो भी यहाँ पे जिम्मा सौंपा गया ताकि सच को यहाँ पे सामने लाया जाए। इस समिति में शामिल थे नंबर 1 है यहाँ पे जस्टिस सील नागू, इसके अलावा जस्टिस अनु शिवरामन, इसके अलावा है यहाँ पे जस्टिस GS संधवालिया। इस कमेटी को फैक्ट फाइंडिंग जांच का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही CJI ने जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपने का निर्देश दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जांच का दौर, पुलिस, वीडियो और सवाल। कमेटी ने कई लोगों से पूछताछ की, जिनमें दिल्ली
फायर सर्विस के जो प्रमुख थे अतुल गर्ग, जस्टिस वर्मा के सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महला और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, जितने भी इस मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे इन्वॉल्व थे। जांच के दौरान कमेटी ने जस्टिस वर्मा से 3 अहम सवाल पूछे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है स्टोर रूम में कैश के बारे में उन्हें या उनके परिवार को क्या जानकारी थी। दूसरा सवाल था आग की घटना के बारे में उनका क्या कहना है। और तीसरा सवाल था क्या वे इस कैश की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान थे। जांच शुरू होने के बाद से देखा जाए तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। यही जांच का प्रोसेस चल रहा था तब तक ये बड़ा पहलगाम और ठीक है ये सब मामला आ गया, जिसकी वजह से बहुत अधिक मीडिया अटेंशन यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया पुलिस की चूक में बताया गया कि आग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने मौके की जांच यहाँ पे शुरू की। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम को सील कर दिया और वीडियोग्राफी भी की। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वीडियोग्राफी भी की। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पुलिस ने उस रात मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया, जिसके लिए सीनियर अधिकारियों के निर्देश होने की बात यहाँ पे सामने आई थी। यह बात देखा जाए तो जांच को और अधिक यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यह वीडियो आने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के साथ भी उस वीडियो के शेयर किया हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किया था और उसके कुछ फुटेज पूरी दुनिया ने देखा हुआ था। नंबर 2 है यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की गवाही, जो शुरू में बताया गया कि नहीं हमने जले हुए नोट देखे हैं, फिर बाद में मुकर गया। लेकिन फाइनल यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ ये कोई और नहीं है बल्कि ये जो भी यहाँ पे जजों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पे साफ साफ बताया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख है यही है जो अतुल गर्ग इनका नाम है। उनकी टीम ने पुष्टि की कि स्टोर रूम में अधजले नोट मिले थे। फाइनली यहाँ से भी क्लियर हो गया। तीसरा है यहाँ पे जस्टिस वर्मा के स्टाफ पर शक। जस्टिस वर्मा के निजी सचिव और कुछ स्टाफ पर सवाल उठे। कहा गया कि निजी सचिव ने पुलिस को रात में आवाज छोड़ने और सुबह वापस आने को कहा था, जिसमें घटना स्थल को तुरंत सील करने में देर हुई। चौथा है हाई प्रोफाइल पूछताछ। जांच समिति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी देवेश महला और कई अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की खबरें आई। अब यहाँ पे जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं जांच समिति की रिपोर्ट, बड़ा खुलासा देख पा रहे हैं। जस्टिस वर्मा केस पुलिस फायर ऑफिशियल कंफर्म केस फाउंड ड्यूरिंग मार्च 14 ब्लेज पैनल आस्क व्हाई नॉट सीज्ड व्हाई वीडियो इरेज्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सवाल है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजों की फाइनल बिठाई गई थी इंक्वायरी के लिए, अब उनके द्वारा भी क्या किया जाता। 4 मई 2025 को समझ रहे हैं यहाँ पे 3 जजों की समिति ने अपनी 42 दिन की जांच के बाद सीजीआई जस्टिस खन्ना को रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने पुष्टि की कि 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास का स्टोर के रूम में भारी मात्रा में कैश मौजूद था। लेकिन अब यहां पे देख पा रहे टेक्निकल टर्म में कैसे लिखा गया कि यह निष्कर्ष जस्टिस यशवंत वर्मा के दावों को खारिज करता है, जिसमें उन्होंने कैश की जानकारी से इनकार किया था। सीजीआई ने जस्टिस वर्मा को इस रिपोर्ट की कॉपी भेजी और जस्टिस वर्मा से 2 दिनों में जवाब मांगा। साथ ही उनके द्वारा 2 विकल्प दिए गए कि स्वैच्छिक इस्तीफा दे दो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लो, या फिर अदरवाइज इंपीचमेंट लगाने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। साफ साफ जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और पद पर बने रहने का फैसला किया। इससे मामला और अधिक गंभीर हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब ऐसे में यहाँ पे सीजीआई का अगला कदम, चूंकि पूरी दुनिया का नजर है इस केस में, अभी तो थोड़ा सा मामला डाइवर्ट हुआ है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, इंडिया पाकिस्तान की वजह से, लेकिन ये मामला फिर से धीरे धीरे लाइमलाइट में आना तय है। इसमें देखा जाए तो सीजीआई का अगला जो कदम है, राष्ट्रपति और पीएम को पत्र इनके द्वारा लिखा गया। साफ साफ इसमें देखा गया कि 8 मई 2025 को, सोचिए क्या चल रहा था देश में, लेकिन इंटरनली यहाँ पे सीजीआई के द्वारा किया गया। सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें जांच समिति की 3 मई की रिपोर्ट को और जस्टिस वर्मा की जो 6 मई की प्रतिक्रिया को उसमें साफ साफ संलग्न किया गया कि देखो हमने बोला था जस्टिस यशवंत वर्मा को भाई इस्तीफा दे लो, रिटायरमेंट ले लो, लेकिन नहीं लिया गया।
सीजीआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। यह पत्र देखा जाए तो इन हाउस प्रोसीजर के तहत भेजा गया, जो जजों के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच का हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे कि 12 मई को, अभी 2 दिन पहले ही यह खबर आई कि इस रिपोर्ट को सरकार को भेज दिया गया है और अब सीजीआई के अगले कदम का इंतजार है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीजीआई संजीव खन्ना का 13 मई 2025 को रिटायर ले रहे हैं, इसलिए अब इस मामले में अंतिम फैसला उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जो नया आए हैं यहाँ पे सीजीआई, उन पे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब निर्भर करता है कि आखिर वे इस केस को कैसे या फिर किस तरीके का और किस मोड पे यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। चूंकि मामला तो देखिए अब पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि कैश का मालिक कौन है। क्योंकि जो रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी गई है, इतना तो क्लियर है कि उनके आवास में हुआ है, उनके बंगलों में हुआ है, सरकारी बंगलों में, दिल्ली के लुटियंस जोन्स में। लेकिन अभी भी ये कैश किसका है, ये सबसे बड़ा जो सवाल है। अर्थात मामला अभी भी देखा जाए तो ज्यों का त्यों है, और यही कारण है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने, जो सीजीआई के द्वारा बोला गया कि भाई इस्तीफा दे दो, रिटायरमेंट ले लो, लेकिन नहीं लिया गया। कारण क्या है, यही है कैश का असली मालिक कौन है। जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि यह कैश किसका था। अभी तक इस पर किसी ने दावेदारी नहीं की है, ना इसका पता लग पाया है। कुछ लोग इसे 2008 के चंडीगढ़ जस्टिस निर्मल यादव कैश कांड से जोड़कर देख रहे हैं, जहां सीबीआई साबित ही नहीं कर पाई। सोचिए 17 साल बाद फैसला आया था, अभी हाल ही में आया था, मार्च के महीने में फैसला आया था इसमें, जिनका नाम है जस्टिस निर्मल यादव कैश कांड। ये मामला लगभग 2007-8 का था, जिसमें 15 लाख के आसपास उनके घर से पाए गए थे। लेकिन सीबीआई यह प्रूव करने में नाकाम रही कि ये कैश किसका है, कैसे आया, क्या हुआ। कुल मिला के इनको यहाँ पे इस मामले से पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। तो ठीक यही मामला हमें जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस के मामले में भी दिखाई दे रहा है कि अभी तक जब पता ही नहीं लग पाया कि नोट का मालिक कौन है, जस्टिस यशवंत वर्मा का है कि नहीं है। उनके आवास में बरामदगी जरूर हुई है, इसमें इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे जो लूप होल था पुलिस को लेके, या फिर जो भी संदेह के घेरे में था, सबको यहाँ पे इस रिपोर्ट में यहाँ पे संलग्न किया गया है। अब इसका सबसे जो इम्पैक्ट है, कानूनी और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी तो नहीं हुआ है। इस मामले में न केवल जस्टिस यशवंत वर्मा की छवि को प्रभावित किया, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल किया। पूर्व जो सॉलिसिटर है जनरल हरीश साल्वे ने भी कहा है कि इस तरह के जो आरोप है न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को डिगा देते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक जज और 2 प्रतिष्ठित बाहरी लोगों की भी यहाँ पे कमेटी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी यहाँ पे जस्टिस है, उन्हीं को यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है। वह देखे जाए तो लोगों का भी सामाजिक इम्पैक्ट में लोगों का भी न्यायपालिका से विश्वास डगमगा रहा है। अभी तो इस मामले ने, जो भी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, इस मामले ने इस केस के अटेंशन को बहुत हद तक देखा जाए तो दूर कर दिया, अदरवाइज अभी भी एक केंद्र का बिंदु होता। फाइनली कंक्लूजन में क्या हो सकता है, एक अनसुलझा रहस्य साफ साफ आप लोगों को पता लग ही गया कि अभी तक कैश का असली जो मालिक है पता नहीं लग पाया। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस देखिए एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें आग, नकदी, साजिश और न्यायपालिका की साख दांव पर है। जांच समिति ने कैश की मौजूदगी पुष्टि कर दी, लेकिन यह नकदी कहां से आई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफा से इंकार और सीजीआई की महाभियोग की सिफारिश ने इस मामले को और अधिक यहाँ पे पेचीदा बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलेगा? क्या यह कैश कांड न्यायपालिका में सुधारों की मांग को तेज करेगा, या फिर यह एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब तो देखिए खैर समय ही देगा। फिलहाल आप लोगों की ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।